अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम BSY 515 क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी के लेसन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। एडोलसेंट फ्यूचर ओरिएंटेशन। फ्यूचर ओरिएंटेशन की पहले बात कर लेते हैं कि वो इमेज जो एक इंडिविजुअल को अपने फ्यूचर के बारे में होता है, जो इमेज उसका बना होता है उसके फ्यूचर के बारे में, जिसे उसका पता होता है और उसे रिप्रेजेंट करता है। वो जिस तरह हमारी ऑटो बायोग्राफी होती है, इसी तरह हमारी पर्सनल लाइफ स्टोरी भी होती है। बेंडोरा के मुताबिक फ्यूचर का कभी इंतज़ार ना करें। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसकी तरफ आपको जो आपकी तरफ आएगी, बल्कि ये वो चीज़ है जो आप ख़ुद बनाते हैं। जिस तरह हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि किस तरह का होगा, इसकी हमारी तरफ हमारा इसकी तरफ हमारा जो एटीट्यूड है, हमारी ओरिएंटेशन है एक बंदे की, इसको फ्यूचर ओरिएंटेशन मॉडल कहते हैं। कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, ये हमें एक जो है वो हमें दे बताता है कि हमने अपने जो गोल्स हैं किस तरह सेट करने हैं। यानी कि फ्यूचर ओरिएंटेशन एक ग्राउंड प्रोवाइड करता है जिसके मुताबिक हम अपने गोल्स जो हैं वो सेट करते हैं। अर्ली साइकोलॉजिकल एनालिसिस, इस पर 3 साइकोलॉजिस्ट ने बहुत ज़्यादा काम किया, फ्रैंक, इज़राइल और लेवन। फ्रैंक इसराइली और लेवन ने उन्होंने फ्यूचर ओरिएंटेशन के मुतालिक जो इश्यूज़ को बयान किया वो हैं कि कौन से इवेंट्स फ्यूचर में हो सकते हैं और कौन से अभी जनरेट हो रहे हैं। फ्यूचर ओरिएंटेशन एक डोमेन स्पेसिफिक अमल है और मुख्तलिफ डोमेन्स में रहकर अपने फ्यूचर के बारे में इमेज हम बनाते हैं। ये डोमेन्स पर्सनल, सोशल और रियलिस्टिक, आइडियल या कॉन्टेक्चुअल जो हैं ये हो सकती हैं। फ्यूचर ओरिएंटेशन हमारे प्रेजेंट बिहेवियर को लीड करती है, इस अंदाज से चलाती है कि हम फ्यूचर के गोल की तरफ मूव करें। आगे हमारे पास आ गया, यहाँ से देखें, यूनिवर्सल एंड कॉन्टेक्चुअल कंसिडरेशन। स्ट्रॉडबैक गेव 3 assumptions। उसने इसके रिलेटेड कॉन्टेक्चुअल कंसिडरेशन के रिलेटेड 3 assumptions दी थी। उसने कहा था कि ह्यूमन के जो हैं उनकी लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो कि कॉमन होती हैं। यानी कि कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं नंबर में लिमिटेड हैं, और solution of these problems have a limited range, and third, all alternatives of human solutions are present in all societies at all times but are differently preferred। कह रहे कि इनकी फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर की जनरेशन की वेलफेयर के बारे में कंसर्न, ये सब यूनिवर्सल है। केनियन के मुताबिक ज़मीन से बेहतर तरीके से डील करो, क्योंकि ये तुम्हारे वालिदैन की तरफ से तुम्हें गिफ्ट नहीं की गई, बल्कि ये तुम्हारी औलाद के लिए है, तुम्हारे बच्चों के लिए उधार दी गई है। इकोलॉजिकल सिस्टम, अ कॉन्टेक्स्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेशन। यहाँ मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किया है, ब्रॉनफेन-ब्रेनर मॉडल ऑफ इकोलॉजी। According to this model, ecology of human development consists of 4 subsystems: माइक्रो, मीज़ो, एक्सो और मैक्रो सबसिस्टम। इन सिस्टम्स को वन बाय वन देखते हैं। पहले है माइक्रो। माइक्रो सब सिस्टम के अंदर पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज, रोल्स, इंटरपर्सनल रिलेशंस एक्सपीरियंस्ड बाय डेवलपिंग पर्सन इन अ गिवन सेटिंग विद अ पर्टिकुलर फिजिकल एंड मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स। फैमिलीज़ हो गई, क्लासरूम, पीयर ग्रुप्स, चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट मीटिंग प्लेसेस, चर्च, क्लब्स, ये सब जो हैं वो माइक्रो सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है मीज़ो सिस्टम। रिलेशनशिप अमंग द फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप और एनी ऑफ 2 ऑफ देम आर द चाइल्ड्स मीज़ो सिस्टम। एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम के अंदर कह रहा है कि सिस्टम विद विच डोंट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन डेवलपमेंट, बट यानी कि इसका एक्टिव रोल तो नहीं होता, आप ये कह लें कि इनडायरेक्टली ये जो है डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होती है। हमारे नेबर्स हो गए, पेरेंट्स वर्क प्लेस हो गई, पेरेंट्स फ्रेंड्स हो गए और मास मीडिया हो गया। आखिरी मैक्रो सिस्टम है। मैक्रो सिस्टम के अंदर सोशल और कल्चरल हमारी जो वैल्यूज़, नॉर्म्स और कस्टम्स हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। ये समरी को मैं स्किप कर रहा हूँ। यहाँ से देखें, अ न्यू कल्चरल एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अप्रोच टू डेवलपमेंट ओवर द लाइफ स्पैन। इसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका ये सारा,
कि इंसान की डेवलपमेंट इसकी बर्थ के साथ शुरू होती है और इसकी डेथ के बाद ख़त्म हो जाती है, इसलिए लाइफ स्पैन को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। इंसान की डेवलपमेंट एक मखसूस कल्चर में होती है जो कि इसको इफ़ेक्ट करती है। इंसान भी इस कल्चर को इफ़ेक्ट करता है जिसमें वो रहता है, और कल्चर और ह्यूमन डेवलपमेंट कंटिन्यूसली एक दूसरे को इंटरेक्ट करते रहते हैं। शुरू में ये समझा जाता था कि डेवलपमेंट का अमल इन्फेंसी और चाइल्डहुड में ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसके बाद डेवलपमेंट पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। बाद में रिसर्च से पता चला कि इंसान का बिहेवियर जो है वो उसकी पूरी लाइफ के दौरान जो है वो उसकी कॉग्निशन भी होगी, बिहेवियर हो गया जो वो तब्दील हो सकती है। इसलिए मॉडर्न डेवलपमेंट जो है इसने के अंदर जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने कहा कि इंसान की पूरी ज़िंदगी की डेवलपमेंट पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। थ्योरेटिकल अप्रोचेज ऑन डेवलपमेंट इन कल्चर। शुरू में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में कल्चर को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, लेकिन विलियम वंड ने कल्चर के इफ़ेक्ट को इंसानी बिहेवियर पर बयान किया। स्ट्रक्चरल फंडामेंटल जो थ्योरी है इसके मुताबिक सोसाइटी एक कम्प्लेक्स और इंटर रिलेटेड सिस्टम है। कल्चर इस तरह से सोसाइटी को के स्ट्रक्चर में फंक्शन करता है कि ह्यूमन अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। कल्चर की वजह से लोग मिलकर काम करते हैं। ये लोगों को इनक्रेज करता है मिलकर काम करने के लिए, मिलकर खुराक के रिसोर्सेज तलाश करते हैं। सोशल कन्फ्लिक्ट्स थ्योरी के मुताबिक माहौल में कल्चर में इनइक्वलिटी पाई जाती है। जो लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होते हैं कुछ लोगों को, लेकिन कुछ को बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता। दरअसल एक कल्चर में जो रूल्स और लॉ बनाए जाते हैं वो ताकतवर लोग बनाते हैं और वो अपने फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए कानून जो हैं वो बनाते हैं। सोशल बायोलॉजी के मुताबिक कल्चर सिर्फ सोशली इफ़ेक्ट नहीं करता बल्कि बायोलॉजिकली भी इंसान को जो है वो इफ़ेक्ट करता है। कल्चर स्पेसिफिक कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट ओवर द लाइफ स्पैन। कल्चरल बैकग्राउंड बच्चों में ये सेंस पैदा करता है कि वो कौन हैं। कल्चर में सोशल और इकोनॉमिकल बेनिफिट्स भी पाए जाते हैं। एक कल्चर हमारी लाइफ की क्वालिटी को इन्हांस करता है और ओवरऑल वेल बीइंग को बढ़ाता है। कल्चर का इन्फ्लुएंस हमारी बर्थ के साथ ही होना शुरू हो जाता है। इस चीज़ का हम पर बहुत गहरा असर होता है कि हम किस तरह के कल्चर में ग्रो करते हैं, हम किस तरह के कल्चर में अपनी वैल्यूज़ जो हैं, अपनी लैंग्वेज, बिलीव्स, सिस्टम्स बनाते हैं। खुद के बारे में एक इंडिविजुअल के तौर पर, एक सोसाइटी के तौर पर हम जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो करते हैं कल्चर के अंदर, ये भी बहुत अहमियत की हामिल है। आगे डेवलपमेंट इन कल्चर, अ लाइफ स्पैन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अप्रोच। दो तरह की जो है रिलेशन होते हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। आप लोगों ने पहले भी इस बारे में पढ़ा होगा, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स। इंटरपर्सनल रिलेशन होता है जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं, एक बंदा दूसरे के साथ जो रिलेशन बनाता है वो इंटरपर्सनल रिलेशन होता है। और इंट्रापर्सनल होता है विद इन द पर्सन, यानी कि हम अपने जहन के अंदर जो सोचते हैं, जो चीज़ों के बारे में आप अपने जहन के अंदर एक चीज़ के बारे में कम्युनिकेशन करते हैं, इसको हम जो है वो इंट्रापर्सनल कहते हैं। यहाँ पर हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करेंगे कि एक कल्चर में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में सबसे पहली चीज़ जो है वो कम्युनिकेशन आती है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस बिटवीन पीपल्स, जो कि एक साथ रहते हैं और मुख्तलिफ अंदाज से एक दूसरे की ज़िंदगी को असरअंदाज करते हैं, एक दूसरे की सोशल और कल्चरल नॉर्म्स को भी असरअंदाज करते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर फिज़िकल इमोशनल हैप्पीनेस। रिलेशनशिप में हमें ज़िंदगी में के मुतालिक जो मकसद देते हैं। क्लोजनेस जो है वो फैमिली और दोस्तों के साथ, ये हमारी सोशल लाइफ को सपोर्ट करती है। मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स के दरमियान इंटरपर्सनल जो रिलेशंस हैं वो डिफ़र करते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डिफ़र करती है। मुख्तलिफ कल्चर्स के लिहाज से इंटरपर्सनल कल्चर्स में लोग एक दूसरे के साथ मजबूत ताल्लुक़ बनाते हैं। वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं मुख्तलिफ, अब जहाँ पर वो काम करते हैं मुख्तलिफ जगह पर, तो ये एक जो है ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है उनके इंटरपर्सनल रिलेशन के दरमियान पैदा करता है। वैल्यूज़ ऑफ चिल्ड्रन एंड इंटरजनरेशनल रिलेशनशिप। इंटरजनरेशनल यानी कि एक जनरेशन का दूसरी जनरेशन के साथ रिलेशन, वालिदैन का जो है वो बच्चों के साथ, बच्चों का वालिदैन के साथ रिलेशन, सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें तो। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से कल्चरल वैल्यूज़ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होती हैं और ये चीज़ किस तरह से चाइल्ड की डेवलपमेंट को मुतासिर करती है। इसका आगाज़ हम वैल्यू ऑफ, ये मैंने हाईलाइट भी किया है, वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन VOC, इससे करते हैं। इसमें कह रहा है कि फर्टिलिटी के डिफरेंसेस के बारे में बयान किया गया कि इसका ताल्लुक इकोनॉमिक कंडीशन से है।
लो इकोनॉमिक वाले लोग ज़्यादा बच्चों को जन्म देते हैं कि वो बड़े होकर इनकी इकोनॉमिकल नीड्स को पूरा करेंगे, इसलिए ये लोग ज़्यादा बेटों को प्रेफर करते हैं बेटियों की निस्बत। दूसरे कल्चर की बात करें अगर, तो यानी कि जो हाई इकोनॉमिकल कल्चर होते हैं, जो कि स्टेबल लोग होते हैं, वो आमतौर पर इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते और इनके बच्चे भी जो होते हैं आमतौर पर कम होते हैं। इंटर जनरेशनल रिलेशनशिप बच्चों की स्किल्स को इन्हांस करती है। वो जितना ज़्यादा बड़ों से इंटरेक्ट करते हैं, वालिदैन या टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो ज़्यादा सीखते हैं। ये चीज़ इनकी स्टडीज़ में और सोशल लाइफ में और घर की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। दूसरी तरफ ओल्डर लोग जो होते हैं, अगर वो अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ रहें, ज़्यादा करीब हों, तो वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं। व्यूअर्स, ये था हमारा लेसन। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।